ओके बच्चा पार्टी, वी विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री का पीवाई क्यूज, और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यू से डील करेंगे। तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं आपके हिस्ट्री के, डेवलपमेंट इन द वेस्ट, हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन और अप्लाइड हिस्ट्री, इन तीनों पे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब बहुत पुराने क्वेश्चंस नहीं, जो आपके रिसेंट क्वेश्चंस है, रिपीटेड हुए हैं, चाहे वो 1 मार्क्स के हो, 2 मार्क्स के हो, दैट, तो इन सब में आपको देखना है, ये क्वेश्चन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन किस स्टाइल में आंसर लिखे गए हैं। एमसीक्यू का तो कोई स्टाइल नहीं है, लेकिन जो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं वो किस स्टाइल में लिखे गए हैं, क्या कीवर्ड्स यूज हुए हैं, आपके आंसर्स में रहेंगे कि क्या कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, क्योंकि आपका आंसर चाहे जैसे भी तोड़ मड़ोड़ के लिखा होगा, अगर उसमें कीवर्ड्स हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और आपने बहुत सजा के आंसर लिखा रहेगा लेकिन उसमें अगर कोई कीवर्ड्स नहीं है तो आपको आंसर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेट दैट बी वेरी क्लियर। आपने कोई बस आप 2 पन्ने का आंसर लिखा होगा लेकिन उसमें एक भी कीवर्ड नहीं है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। To be very specific about the keywords that are expected out of you in every answer in history or in political science, ठीक है, ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली एवरीबडी एक्सपेक्ट्स यू टू आंसर इन योर कीवर्ड्स, ठीक है, आपको कीवर्ड्स में आंसर करने हैं, कीवर्ड्स में आप आंसर कर रहे हैं तो आराम से मिल सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो आपका सवाल है, 2019 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। तो पहला जो आपका चैप्टर है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, उसी पे है ये, ठीक है। ओके, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, रीजंस इन हिस्ट्री, लियोपोल्ड वन रैंके, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस, ठीक है, हेरोडोटस, द हिस्ट्रीज, ठीक है, कार्ल मार्क्स, डिस्कोर्स ऑफ द मेथड। दिस इज रॉन्ग, व्हाई? बिकॉज कार्ल मार्क्स रोट विच बुक? द दास कैपिटल, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो बुक लिखा था उसका नाम है द दास कैपिटल, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, सो दिस इज रॉन्ग, अदरवाइज द अदर पेयर्स आर राइट। तो आपको यहाँ पे जितने भी बुक्स हैं उनको जानना जरूरी है। इसी बात पे मैंने देखो यहाँ पे एक आपका आपके जो एंड में है देखो यहाँ पे, तो मेक अ नोट ऑफ दीज पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेने डेस्कार्टिस ने कौन सी बुक लिखी थी? डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ठीक है, रेने डेस्कार्टिस का बुक था द डिस्कोर्स ऑन द मेथड। देख रहे हो ना, इसमें सवाल आ चुका है, ठीक है। तो आपके जो राइटर्स उस टाइम पे थे उन्होंने कौन कौन से बुक लिखे थे? रेने डेस्कार्टिस, ही रोट द बुक डिस्कोर्सेज ऑन द मेथड। वोल्टेयर की कोई बेसिकली बुक नहीं है जो मेंशन्ड है, लेकिन वोल्टेयर को हम क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। वोल्टेयर इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। जो जो चीज नोट करने लायक है उन्हीं को नोट कीजिए, ठीक है। वोल्टेयर, वोल्टेयर पूरा नाम ना भी लिखें, ये वोल्टेयर काफी है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, रीजंस इन हिस्ट्री, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस एंड रीजंस इन हिस्ट्री, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लियोपोल्ड वॉन रैंके, ठीक है, इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी हैं भाई साहब? द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स, जिस पे अभी हमने सवाल किया, ये था भाई साहब, इन्होंने जो बुक लिखी है वो है दास कैपिटल, ठीक है। सिमोन डे बिवेर, ठीक है, शी इज बेसिकली अ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफर, इनका कोई बुक नहीं है। सिमोन डे बिवेर इज बेसिकली अ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफर। माइकल फॉकल्ड, ठीक है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, माइकल फॉकल्ड हैज रिटन आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इनको नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस देखिए कहां से बनते हैं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा।
ओके, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनालिस स्कूल। तो एनालिस स्कूल का क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। इसको नोट कर लीजिए जरा फटाफट। ओके, एनालिस स्कूल में भाई साहब क्या है, इट वाज स्टार्टेड वेयर, एनालिस स्कूल वाज स्टार्टेड इन फ्रांस इन द 20th century। दिस स्कूल ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री started in France in the 20th century. It was started by French historians. History not only included political events, politics, diplomacy, etc., but also climate, local people, agriculture, trade, technology, etc. ठीक है, तो एनालिस स्कूल के हिसाब से हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स की स्टडी नहीं है, हिस्ट्री बेसिकली पॉलिटिकल इवेंट्स की स्टडी नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, इट इंक्लूड्स पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है, आप कैसे बात करते हैं, मतलब जैसे आपके दूसरे देशों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, हाउ डू यू इंटरैक्ट विद द फॉरेन नेशंस। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डिप्लोमेसी। ठीक है, बट ऑल्सो क्लाइमेट, हिस्ट्री में क्लाइमेट की स्टडी भी होती है अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से लोगों का खाना पीना रहन सहन होता है और लोगों का व्यवहार भी क्लाइमेट के हिसाब से होता है। ठीक है, लोगों का व्यवहार भी, देखो व्यवहार का एक इंपैक्ट क्लाइमेट पे आएगा ही ना। आप भाई साहब एकदम कूल एंड क्लाइमेट पे रहते हैं, गोवा हुआ में रहते हैं भाई साहब मस्त में, तो आपका भाई साहब अलग ही लाइफ स्टाइल होगा, आपका मूड भी अलग टाइप का होगा, है ना। आप अगर समझ लो राजस्थान की ठठहराती भाई साहब गर्मी में रहते हैं, तो आपका क्लाइमेट का आपके ऊपर भाई साहब क्या, आपके जीवन शैली के ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या, आपके रहन सहन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसका क्या, आपके एटीट्यूड के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, जितना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उतना ही भाई साहब आपके क्लाइमेट का तो वैसा होता है। लोकल पीपल, लोकल पीपल कौन है, एग्रीकल्चर क्या है, ट्रेड क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये आपके एनालिस्ट स्कूल के हैं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके ओके ओके, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजंस। देखो भाई साहब बहुत बार रिपीट हुआ है, 2020, 19, 2022 और भाई साहब 2023 में भी रिपीट, 2022 में भी रिपीट हुआ है, 2022 में। ठीक है, इट हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड। वोल्टेयर इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, वोल्टेयर को, वोल्टेयर पे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे आप हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ रहे हैं, मॉडर्न तरीके से हिस्ट्री कैसे लिखी जा रही है। सो वोल्टेयर हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। ओपिनियन, तो भाई साहब हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड ऑन सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, इन सब में भाई साहब वोल्टेयर ने बोला कि भाई साहब ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सोशल ट्रेडिशंस क्या है, क्या क्या आपके ट्रेड हैं और कैसी इकोनॉमी है, ये सारी चीजें भाई साहब बेस्ड होनी चाहिए। गेव इंपॉर्टेंस टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो वोल्टेयर ने सारे इंपॉर्टेंस दिए किसको भाई साहब, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, क्लियर है। ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिस्टोरियोग्राफी, मतलब इनके लिए हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है या इवेंट्स नहीं है या सोशल चेंजेस नहीं है, पूरे समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वो सारा हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो इट इज एंटायरली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक इंसान का खाना पीना रहना सहना, जो भी उसके इंसान का दूसरों के साथ व्यवहार, एवरीथिंग इज बेसिकली whatever could be a part of human life is a part of history as well. Anything that is a part of human life is a part of history. ठीक है, greatly contributed to historiography. ठीक है, तो हम वोल्टेयर का नाम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी से जोड़ते हैं एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू मेंशन इन आवर आंसर्स। ठीक है, तो ये आपके वोल्टेयर पे क्वेश्चन बनेगा ही, क्योंकि वोल्टेयर जो है इनको माना जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी या फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। देखिए कितनी बार उनपे क्वेश्चंस आए, every year almost a question has been asked on Voltaire. Okay, explain the statements with reason, तो वोल्टेयर जो है वो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फाउंडर हैं, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। एक्सप्लेन द फॉकल्ट कॉल्ड इज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिजेक्टेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनके हिसाब से भाई साहब क्रोनोलॉजी क्या पढ़ना है,
क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या है? फौकल्ट का जो तरीका है उसमें उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को पूरे पूरे बर्खास्त कर दिया। नहीं भाई साहब, डेट वाइज हिस्ट्री का मूल्यांकन ना करें, ठीक है? डेट वाइज हिस्ट्री का मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है। नॉट इंटेंड टू रीच हिस्टोरिकल ट्रूथ बट टू एक्सप्लेन ट्रांजिशंस इन द पास्ट। तो जो ट्रांजिशंस में है, एक फेज से दूसरे फेज के सोसाइटी में जो ट्रांजिशन हुआ है उसको पढ़ना, समझना, जानना और समझना है, ठीक है? ट्रांजिशन का रीजन क्या है, ठीक है? ट्रांजिशन मतलब समझते हो? जैसे समझ लो ब्रिटिश के टाइम पे हम एक तरह से रहते थे, अभी हम एक तरह से रहते हैं, ठीक है? सो ये ट्रांजिशन है, ठीक है? एक टाइम था जब हम मोबाइल वगैरह, गैजेट वगैरह यूज नहीं करते थे, तब हमारे को ये सब एक्सेस नहीं था, तब कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमको लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था, ठीक है? अब कैसे है? तो ये सारे ट्रांजिशन है। एक टाइम था जब हम भाई साहब मूवी देखने के लिए हॉल में, पिक्चर हॉल में जाया करते थे। आज की तारीख में जितने हैंडसेट्स होंगे उतने मूवीज के एक्सेस होंगे लोगों के पास, ठीक है? तो ये सब हो गया भाई साहब, अगर ट्रांजिशन। तो इनके हिसाब से डेट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज ट्रांजिशंस आर, ठीक है? ही लेड स्पेशल एम्फेसिस और इंपॉर्टेंस ऑन द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब ये फेज से ये फेज, ये फेज से ये फेज, ठीक है? तो जैसे अगर आपके घर में बड़े बूढ़े अगर बोलते हैं भाई साहब हम जब थे भाई साहब ऐसा हमको स्कूल जाना पड़ता था तैर के, फिर पता नहीं बस चला, तो ऐसा तो होगा भाई साहब, आपके टाइम पे होगा, अपने टाइम पे ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन हो चुका है, ठीक है? सो ट्रांजिशन इज हैपनिंग, देयर इज अ ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल्स की कमियां थी। आज भाई साहब आप एक शहर बसाने जाओ तो पहले 10-12 स्कूल घुस जाएंगे वहां, है ना? क्लियर है? आज से 12 साल पहले कामोटे में एक स्कूल हुआ करता था, उसके पहले एक स्कूल था कलम्बोली में, क्या नाम उसका? सुधागढ़, सुधागढ़ ना? हाँ सुधागढ़। उसके बाद धनाधन भाई साहब हर गली कुच्चे में स्कूल खुल गया। तो ये रिक्वायरमेंट है भाई साहब। आज की तारीख में स्कूल भेजने के लिए आपको भाई साहब बहुत दूर दराज में नहीं भेजना पड़ेगा, पास में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, है ना? तो दीज आर थिंग्स। तो ये आपका इनके हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं, ट्रांजिशंस आर मोर इंपॉर्टेंट बट टू एक्सप्लेन ट्रांजिशंस इन द पास्ट, ठीक है? ओके। कार्ल मार्क्स की भाई साहब कौन सी थियरी थी? क्लास थियरी थी। क्लास थियरी, कार्ल मार्क्स बेसिकली लेड इंपॉर्टेंस ऑन क्लास थियरी। 2019 का क्वेश्चन है। अबाउट लिविंग पीपल, नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। जो लोग हैं उनके चैलेंजेस उनके बारे में है, ठीक है? फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल, क्या है फंडामेंटल नीड्स? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये हमारा फंडामेंटल नीड्स है, ठीक है? नॉट गेट इक्वल एक्सेस ड्यू टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस। तो अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग तरीके से क्लासेस का डिवीजन हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे जाति का भेदभाव है ना? कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, ऐसा जाति का भेदभाव है। वैसे फॉरेन कंट्रीज में भी भाई साहब वो पीजेंट्स और भाई साहब क्लर्गी मैन, नोबल मैन, ऐसा भेदभाव है, ठीक है? अलग अलग जगहों में भेदभाव के तौर तरीके अलग अलग हैं, लेकिन भेदभाव करने का रीजन क्या है? सबको इक्वल एक्सेस ना मिले, सारी चीजों का इक्वल एक्सेस सबको ना मिले। जैसे अगर आप देखोगे यूरोपियन सोसाइटीज में ब्लैक एंड व्हाइट्स में भेदभाव है। बहुत सालों तक आपके जो ब्लैक्स हैं दे वर डिनाइड एंट्री टू रेस्टोरेंट्स, दे वर डिनाइड एंट्री टू कॉफी शॉप्स, दे वर डिनाइड एंट्री टू केक शॉप्स, ठीक है? दे वर डिनाइड एंट्री टू क्लब्स, जिम्स, इन सब में उनकी एंट्री, स्पोर्ट्स क्लब्स, इनमें उनकी एंट्री डिनाइड थी। यहां तक कि अगर आप किसी बिल्डिंग में घुस रहे हैं, कोई सोशल बिल्डिंग है, ठीक है, तो मतलब मूवी हॉल में भी घुस रहे हैं तो ब्लैक्स की एंट्री अलग से होती थी, व्हाइट्स की एंट्री अलग से होती थी, दोनों की एग्जिट भी अलग से होती थी, और दोनों का भाई साहब सीटिंग अरेंजमेंट भी अलग से होता था। ऐसा भेदभाव था, ठीक है? सो अलग अलग जगहों पे तो भेदभाव सोसाइटी में क्रिएट किया जाता है। सोसाइटी में जो लोग रूल करते हैं वो लोग ही ये भेदभाव क्रिएट करते हैं ताकि सबको इक्वल एक्सेस ना मिले। इस डायनेमिक्स को हमें समझना है। दैट इज व्हाट कार्ल मार्क्स बेसिकली प्रोजेक्टेड कि ये भेदभाव ही नहीं होना चाहिए। जब तक भेदभाव रहेगा जीवन में स्ट्रगल रहेगा, ठीक है? ओके। सो नॉट गेटिंग इक्वल एक्सेस टू द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस, ह्यूमन हिस्ट्री कंप्राइज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सारा स्ट्रगल जो है वो हमारा किसकी वजह से है? क्योंकि हमारे क्लासेस में स्ट्रगल है। ये जो क्लासेस हमने किए हैं, ये जो भेदभाव हमने किया है समाज का, चाहे किसी भी फंडामेंटल स्रोत पे किया हो, चाहे जाति को लेकर किया हो, चाहे रंग को लेकर किया हो, चाहे भाई साहब आपके रिलीजन को लेकर किया हो, वॉट एवर हैव बीन द एस्पेक्ट्स ऑफ डिविजन, ठीक है? द सोसाइटी हैज बीन, और इसीलिए स्ट्रगल क्रिएट होता है, दिस क्रिएट द स्ट्रगल, ठीक है? द बुक वाज रिटन बाय, तो आप इसके बारे में कार्ल मार्क्स के बारे में और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। क्लास थियरी मतलब ही सेड दैट द क्लास स्ट्रगल इज द रियल स्ट्रगल। The unequal access to all the amenities that are provided in the society is because of the class struggle that is prevalent in different formats in different countries. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल को इक्वल एक्सेस नहीं है,
It may be said that Dash was the founder of modern historiography. तो वोल्टायर was the founder of modern historiography. ठीक है, और वोल्टायर के लिए वैसे आपका सिर्फ डेट्स या बेसिकली आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स ही यूजफुल नहीं है, आपके जो क्लाइमेट, ठीक है, जो लाइफस्टाइल, ये सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इट. वॉट एवर इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ठीक है. आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर. हेरोडोटस ग्रीस करेक्ट है भाई साहब. लियोपोल्ड वन रांके जर्मनी करेक्ट है. माइकल फॉकल फ्रांस करेक्ट है. दिस इज रॉन्ग. व्हाट कुड बी द राइट वन? नहीं नहीं, कार्ल मार्क्स बिलोंग टू जर्मनी. ये बिलोंग टू जर्मनी. ठीक है. रशिया ने उनका मार्क्सिज्म को अडॉप्ट किया है. उन्होंने जो लिखा था दास कैपिटल में, जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है उसको अडॉप्ट किया है. रशिया में जो गवर्नमेंट चल रही है वो उस पर चल रही है, लेकिन एक्चुअली में ही वाज अ ज्यू. कार्ल मार्क्स वाज एक्चुअली अ ज्यू, और इसीलिए तो हिटलर का और गुस्सा था ज्यूज के ऊपर, क्योंकि हिटलर मार्क्सिज्म को भी हेट करता था. हिटलर वाज अगेंस्ट द कम्युनिस्ट. जो रशिया में जो गवर्नमेंट चल रही थी, एक्चुअली उसको लिखा है किसी ज्यू ने जो जर्मनी में थे. कार्ल मार्क्स एक सिंपल से आदमी थे, ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, ना ही कोई राजा महाराजा थे. इन्होंने एक बुक लिखी, और इस बुक का सबसे आज तक सबसे ज्यादा ये बुक बिकी है पूरे वर्ल्ड में, और इस बुक का सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ है सारे लैंग्वेजेस में. ठीक है. अभी भी जो चाइना और रशिया और कुछ कंट्रीज में जो गवर्नमेंट चल रही है वो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है. दैट इज बेसिकली कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. ठीक है. सारे गवर्नमेंट में लूप होल्स रहते हैं, इनके गवर्नमेंट को अपनाया गया. ठीक है. तो इन्होंने जो लिखा था वो लिखकर चले गए भाई साहब. एक सिंपल से आदमी थे, दिन का 20 सिगरेट पीते थे भाई साहब. राइटर थे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो लिखते थे सिर्फ. ठीक है. बट व्हाट ही रोट वाज सब्सटेंशियल, एंड दिस बुक वाज रेड बाय लेनिन. लेनिन ने इस बुक को पढ़ा, और उन्होंने भाई साहब क्रांति मचाई रशिया में इस बुक के बिना पर, और उन्होंने गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया रशिया में व्हेन द तसार वाज एक्चुअली ओवररूल्ड. तसार को ओवररूल करके उन्होंने भाई साहब गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आज भी यही चल रहा है. ठीक है. तो ये थे जर्मनी के, ही वाज फ्रॉम जर्मनी. हिटलर का भाई साहब ज्यूज के ऊपर तो खास करके उनका एक आक्रोश था ही, प्लस उनका आक्रोश था भाई साहब कम्युनिज्म के ऊपर. ही यूज्ड टू हेट रशियंस बिकॉज रशियंस वे स्टॉन्च फॉलोअर्स ऑफ कम्युनिज्म. रशियंस कम्युनिज्म को मानते हैं. ठीक है. उनके यहाँ कोई गॉड वॉड नहीं है भाई साहब, वहां के चर्चेस खाली हैं. दे डू नॉट, देयर सोसाइटी इज, मतलब वहां पे गॉड और वर्शिप ऑलमोस्ट कोई नहीं करता है. इट्स अ डिफरेंट सोसाइटी ऑल टुगेदर. वहां पे वेलफेयर है, वेलफेयर स्कीम है भाई साहब. तो उनका मानना यह है कि जब भी आपने किसी गॉड को मान लिया, तो फिर आप गॉड और ह्यूमन बींग्स में डिफरेंस होगा. अभी आप टॉप ह्यूमन बींग और लोअर ह्यूमन बींग में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद फिर और ये चेन बनता जाएगा. तो इफ यू कंसिडर एवरीथिंग एज इक्वल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिफरेंस. ठीक है. ऐसा है उनका मानना. तो कार्ल मार्क्स जो थे ये खुद एक ज्यूइश थे, और ही वाज फ्रॉम जर्मनी, एंड ही रोट द बुक दास कैपिटल. ओके. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायलेक्टिक्स. ठीक है. द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स, गुड बैड एक्सेट्रा. ठीक है. 2023 का क्वेश्चन है. डायलेक्टिक्स मतलब क्या होता है भाई साहब? आपका सही गलत. ठीक है. कोई एक्टिविटी हुई, वो सही हो सकती है और गलत भी हो सकती है. ठीक है. बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुसाइड इज बैड, राइट? आत्महत्या गलत है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है? आत्महत्या मतलब अपनी हत्या करना. अभी समझ लो कोई सोल्जर है, बॉर्डर पे है, उसको दिख रहा है कि 400 सोल्जर्स उसकी तरफ दौड़ कर आ रहे हैं, और वो अकेला है. उसको ये मालूम है कि उसकी मौत तय है, तो या तो वो सरेंडर कर दे, या तो भाग जाए, या तो कहीं छुप जाए, जान दे इनको. लेकिन वो अगर लड़ रहा है इनसे, उसकी मौत निश्चित है. तो विल यू कंसिडर दिस एज गुड और बैड? इज इट अ सुसाइड? आत्महत्या तो है, आत्महत्या तो है, लेकिन इज इट गुड और बैड? यू विल कट भाई उसको उसको मतलब आप बोले क्या बहादुरी का काम किया है उसने. एक समझ लो, बहुत सालों पहले मैंने सुना था कहीं भूकंप हुआ है और पूरी बिल्डिंग गिर गई है. पूरी बिल्डिंग गिर गई तो सब लोग मलबा साफ कर करके धीरे धीरे लाशों को निकाल रहे हैं. कोई दबा हुआ है तो उसको निकाल रहे हैं. एक बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी, तो धीरे धीरे क्रेन से या जैसे भी हो उसको निकाला गया. बच्चा जो था, ऐसे माँ उसको ऐसे लेकर बैठ गई थी, उसके ऊपर सारा मलबा गिरा था, माँ मर गई थी, बच्चा जिंदा था. तो वाज दिस अ सुसाइड? यस इट वाज. आत्महत्या है, लेकिन क्या ये बुरा है? तो देखो, हर चीज को गलत या सही हम करार देते हैं कि किस समय में वो हुआ है.
किस सर्कमस्टेंस में वो हुआ है, ठीक है। तो किसी चीज को गलत या सही हम सिर्फ सर्कमस्टेंशियली मान सकते हैं, और यही हिस्ट्री का लड़ने का मतलब, आप अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इस एनालिसिस को करना पड़ेगा, क्या सही था और क्या गलत था, क्या सत्य था और क्या असत्य था उस टाइम पे, ठीक है। जो चीज आज सही है वो शायद कल ना हो, ठीक है। जो चीज आज गलत है कल वो सही हो जाए, हो सकता है भाई साहब, ठीक है। सो अगर अगर भाई साहब मैं अगर आज से 20 साल पहले किसी लड़के को, या समझ लो दोस्तों में ऐसी बात कर रहा होगा, जब मैं आपके टाइम पे मतलब कॉलेज में था, और मैंने अगर बोला होता यार यहाँ पे खड़े खड़े हम ना किसी के साथ ऑनलाइन बात कर सकते हैं जो दुबई में है, तो लोग मेरे पर हंसते होते, क्या पागल हो गया क्या, आज की तारीख में भाई साहब कौन सी बड़ी बात, ठीक है। तो जो चीज भाई साहब अनअचीवेबल लग रहा था एक टाइम पे, आज की तारीख में बड़ी आसानी से हो रहा है, ठीक है। सो सही और गलत के जो मायने हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, आप जब हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं तो इट शुड बी एनालाइज इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, गुड एंड बैड, उस सर्कमस्टेंस में, उस परिस्थिति में क्या था सही, उस परिस्थिति में क्या गलत और क्या सही था, ये मैटर करता है। समझ में आ रहा है? परिस्थितियां जो होती हैं, जो आपका एनवायरमेंट होता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। बाकी सही गलत के मायने हर समय परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग एज पर द सर्कमस्टेंस, ठीक है। ओके, जैसे एक टाइम था 1930s में, ये भाई साहब टाइम था द ग्रेट डिप्रेशन का। ग्रेट डिप्रेशन मतलब भाई साहब सारे इकोनॉमीज जो है वो क्रैश हो चुके थे, खाने को पैसा नहीं था लोगों के पास, काम करने के लिए काम नहीं था, पगार नहीं थी, लोग मतलब रास्ते पे थे। ऐसा समय आ गया था कि भाई साहब 2 रुपए दे दो, पूरे घर का काम करा लो, कुछ भी करा लो, भाई साहब मेरे बच्चे भूखे हैं, ठीक है। उस टाइम पे अगर किसी ने अपने फैमिली के लिए चोरी किया रहेगा तो वो क्या सही है या गलत है? आप भाई साहब आज की तारीख में आप काम करके पैसा कमा सकते हैं, कुछ नहीं तो भाई साहब मेहनत मजदूरी कर लो, पैसा मिल जाएगा, फैमिली का पेट भर लो। लेकिन अगर वो काम आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो काम आप नहीं कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन इस टाइम पे जब काम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो अगर मेरे फैमिली को खिलाने के लिए मैं चोरी करता हूं तो क्या वो गलत होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इन सब चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। गुड बैड, ठीक है, ये समय परिपेक्ष होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस थ्रू व्हिच यू आर गोइंग, ठीक है। by the German philosopher, ठीक है, दिस वाज बेस्ड ऑन जर्मन फिलोसोफर विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, ठीक है। जॉर्ज हेगल ने इस डायलेक्टिक्स को स्टार्ट किया था, थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस। तो पहले थीसिस लिखना है, फिर उसका एंटीथेसिस, जैसे गुड बैड, ठीक है, ट्रू फॉल्स ऐसा है, ठीक है, एंटीथेसिस और फिर सिंथेसिस, ठीक है। फिर दोनों का मूल्यांकन करना है कि ये सही था, ये गलत हुआ, लेकिन सही और गलत इस सर्कमस्टेंस पे हुआ, फिर सिंथेसाइज करना है उसको, ठीक है। तो इनके 3 एलिमेंट्स है, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। दिस वाज बाय जॉर्ज विलियम हेगलर, ठीक है, जर्मन फिलोसोफर थे, और ये ट्रू फॉल्स गुड बैड पे डिपेंडेंट था, ठीक है। ये जो था आपका मेथड ऑफ ऑपोजिट्स पे था। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। Explain the statements with reasons. Historical research was driven to focus in depth on various aspects of women's lives. ठीक है, तो आपका भाई साहब, और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? सिमोन डिबेवियर का, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, इसको अपन बोलते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सिमोन डिबेवियर का, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च फोकस इन डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ, सारे वुमेन्स लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स को इसमें निकाला गया है, ठीक है। ओके, सो दीज आर बेसिकली आपका हिस्टोरियोग्राफी डेफिनेशन, ठीक है। डिसिप्लिन्स यूज्ड इन हिस्टोरियोग्राफी, तो आपके आर्कियोलॉजी, आर्किवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी वगैरह। ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, एंशिएंट, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, आपका भाई साहब देखो एनालिस्ट स्कूल में क्या क्या था, ठीक है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में भाई साहब क्या क्या है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, ठीक है। आपका स्टडिंग सोशल, ये अलग अलग स्कूल्स हैं, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके, दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं बच्चा बाड़ी। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये स्टार्ट ही हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा। 2022 का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। Where was Sohagra copper plate found? It was found in the district of Gorakhpur in Uttar Pradesh। 2022 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा पैराग्राफ जनरली मेंशन होता है, ठीक है। इन विच स्क्रिप्ट इज Sohagra copper plate? In Brahmi script। Explain the importance of Sohagra copper plate at the source of history।
इट इज सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। तो ये आपका भाई साहब किस पीरियड पे हम लोकेट कर रहे हैं इसको, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। द सिंबल्स ऑन इट records a royal order regarding grain store which is supposed to be suggestive of precautions taken in the time of a famine। तो यहाँ पे एक रॉयल ऑर्डर है, मतलब सरकारी फरमान है, मतलब राजा ने कोई आदेश दिया है, ठीक है, एक निर्देश दिया है कि कैसे ग्रेन्स को हम स्टोर करें ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फेमिन। फेमिन मतलब सूखा पड़ गया है या सूखा पड़ने वाला है या सूखा पड़ने की आकांक्षा है, ठीक है। तो इस टाइम पे हम ग्रेन्स को कैसे स्टोर करके अपने पब्लिक को ग्रेन्स को स्मूथ तरीके से मुहैया कराएं, ठीक है। ओके, व्हाट इज भाकर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाकर्स इन डिटेल। 2023 का क्वेश्चन है। इट वाज रिटन इन मेडिवल टाइम्स, मेडिवल मतलब एंशियंट और मॉडर्न के बीच में। कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ हीरोज एज वेल एज स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल्स एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। वेरियस टाइप्स ऑफ भाकर्स, जिसमें डायनेस्टिक हिस्ट्री, देखिए, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। सभासद भाकर, दैट वाज बेस्ड ऑन, सभासद भाकर किस पे लिखा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज पे लिखा गया है, ठीक है, सभासद भाकर। भाऊसा बाची भाकर एज वेल एज पानीपतेची भाकर, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत पे जो बैटल हुआ था, जो मराठास ने डिफेंड किया था, उस पे लिखा गया ये। होलकरांची का काईपिहात, द होलकर्स एंड द कंट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल। इन तीन भाकर्स को जरा नोट कर लीजिए फटाफट, तीन भाकर्स को, ठीक है। दीज आर बेसिकली डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। Done हो गया भाई साहब, ओके। व्हाट इज भाकर, एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ भाकर्स इन डिटेल। तो ये हो गया भाई साहब आपका भाकर का, ठीक है। ओके 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 ओके। अकॉर्डिंग टू वी के राजवड़े, ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस, ठीक है। हु अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र अति शूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी, तो दिस वाज महात्मा फुले। गुलामगिरी जो बुक है वो महात्मा ज्योतिराव फुले ने लिखा है। द बुक द राइज ऑफ मराठा पावर वाज रिटन बाय जस्टिस रानडे, ठीक है। इट वाज रिटन बाय जस्टिस रानडे, हु रोट द बुक राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर,
रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज, डॉक्टर शर्मिला रेगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी रिप्रेजेंट्स डैश हिस्टीरियोग्राफी। ठीक है, किस टाइप का हिस्टीरियोग्राफी रिप्रेजेंट करता है? मार्क्सिस्ट। क्योंकि यहां पे जैसे तुम क्लास के बारे में बोलते हो, स्लेव क्लास, रूलिंग क्लास, द मोमेंट यू बेसिकली डिवाइड द सोसाइटी इनटू, तो मारो ना, the moment you divide the society into classes, you are actually talking about Marxist history. कार्ल मार्क्स के उसको आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? So this will be basically Marxist history. Identify and write the Orientalist history कौन सा होता है? Orientalist history, तो यूरोपियंस का जो हिस्ट्री होता है उसको हम ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री बोलते हैं ना।
ओके बच्चा पार्टी कल अपन कर रहे थे जो तीन चैप्टर्स का पीवाई क्यूज बेसिकली, ठीक है। तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विद रीजंस, राइटिंग द रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड द मोमेंटम। तो 2019 का क्वेश्चन है, देखो, रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड द मोमेंटम। रीजनल हिस्ट्री मतलब कौन सी हिस्ट्री होती है? जैसे मराठा रिलेटेड हिस्ट्री, ठीक है, जैसे किंगडम चोलास का हिस्ट्री, ठीक है, जैसे आपका भाई साहब गुप्ता एम्पायर का हिस्ट्री। सो एक रीजन रिलेटेड हिस्ट्री है ये, ठीक है। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी रिस्टोर्ड प्राइड इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया, सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडियंस। तो ये भाई साहब एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स, राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिवाइव रिसीव्ड अ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब ये जो रीजनल हिस्ट्री का लिखा जाने लगा, इससे मोमेंटम मिला। मोमेंटम किसको मिला? ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट को। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे ना, हमने इतने सालों की गुलामी कर ली थी कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का धज्जे उड़ गई थी हमारी। हमारे अंदर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, कल हम भाई साहब किसी मुगल साम्राज्य के इंसान के लिए कर रहे होंगे, फिर कल परसों भाई साहब कोई पोर्तुगीज वाला आएगा, फिर उसके बाद वाले दिन कोई इंग्लिश आएगा। तो ऐसा ही, ठीक है, वी डिडंट हैव अ नेशनल आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन। तो जब भी आप हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करते हो और अपने कल्चर के साथ लोगों को कनेक्ट करते हो, इसको हम बोलते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। रिस्टोर्ड प्राइड इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे आपका एक प्राइड बढ़ता है, ठीक है। सेल्फ एस्टीम ऑफ इंडियंस, तो आपका एक सेल्फ एस्टीम भी इसमें बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो आपका प्राइड है, ग्लोरी और सेल्फ एस्टीम, दैट बेसिकली इंक्रीजेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? विष्णु शास्त्री चिपलुंकर क्रिटिसाइज प्रेजुडाइज हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर क्रिटिसाइज और प्रेजुडाइज हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो इन्होंने भाई साहब खुल के इसका ये किया कि ये गलत तरीके से इन्होंने कुछ ऐसे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने बड़े गलत तरीके से हिस्ट्री को प्रेजेंट किया था। फॉर एग्जांपल हाँ, जेम्स मिल, ठीक है, जेम्स मिल, और एक और हिस्टोरियन थे लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले। इन लोगों ने भाई साहब इंडिया की हिस्ट्री को बड़े बड़ी बुरी तरीके से प्रेजेंट किया कि इंडियंस लोग अनकल्चर्ड हैं, इनके लिए हिस्ट्री कुछ मायने नहीं रखता है, ये बेकार का स्टडी है, ये सब ऐसा इन्होंने एक्सपोज किया, ठीक है। तो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर क्रिटिसाइज प्रेजुडाइज हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। जस्टिस रानडे द राइज ऑफ मराठा पावर, ठीक है, जस्टिस रानडे रोट द राइज ऑफ मराठा पावर। ये सब आपके अटेम्प्ट्स थे in order to revive the pride in Indians so that they can fight for the cause of nationalistic, ठीक है, नेशन के लिए, कॉज के लिए। What is the contribution of इतिहासचार्य वीके राजावड़े to historiography? क्या contribution है भाई साहब? Wrote on subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. 2020 का क्वेश्चन है भाई साहब। तो इन्होंने भाई साहब जो लिखा है वीके राजवाड़े ने, इतिहास आचार्य, ठीक है, एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। इन्होंने 22 वॉल्यूम्स इसका लिखा है, ठीक है, ओके। स्टेटेड राइट आवर ओन हिस्ट्री, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड पर्सनैलिटीज व्हाइल प्रेजेंटिंग हिस्ट्री, राइटिंग हिस्ट्री बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स, फाउंडेड भारत इतिहास संशोधक मंडल, ठीक है। ये सारे भाई साहब इन्होंने किए, ओके। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री किसकी वजह से हो रहा है भाई साहब? मार्क्सिस्ट हिस्ट्री वाज ड्यू टू कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स का सेंट्रल क्या था? क्लास स्ट्रगल, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है, आपके इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। बेसिक थीम एनालाइज इंपैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट, जितने भी सोशल इवेंट्स होते हैं उनका इंपैक्ट, ठीक है। सेंटर्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सेंटर्ड मीन्स ऑफ, ये समझ रहे हो? बेसिक थीम हिस्टोरियोग्राफी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब नहीं, उनके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद यहां पे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का इवैल्यूएशन चालू हुआ। क्यों? भाई भाई इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम ब्रिटिशर से छुटकारा पहले पाले, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो मार्क्सिस्ट फॉर्म ऑफ हिस्ट्री को समझना मतलब क्लास स्ट्रगल को समझना है। और क्लास स्ट्रगल को हम तभी समझते हैं जब अपने देश का निर्माण कर रहे हो, और अपने देश का निर्माण तभी होगा जब वो विदेशी चंगुल से आजाद होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री बेसिकली अपने देश के निर्माण करने का एक प्रोसेस है।
लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब आप विदेशी ताकतों से अपने देश को छुड़ा सकें। तो हमारे लिए प्रायोरिटी क्या थी उस टाइम पे? पहले हम अपने देश को छुड़ाएं, ठीक है, उसके बाद इसीलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की स्टडी चालू हुई। ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री बेसिकली क्या था? क्लास स्ट्रगल पे था, ठीक है, क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स ने देखा कि बोले, उन्होंने जो बोला है कि भाई साहब क्लास स्ट्रगल होना ही नहीं चाहिए। डिफरेंट सोसाइटीज एंड डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ क्लास स्ट्रगल। कहीं पे भाई साहब व्हाइट्स और ब्लैक्स का क्लास स्ट्रगल है, कहीं पे भाई साहब जातिवाद का क्लास स्ट्रगल है। ये सारा भाई साहब निर्मित हुआ है ताकि लोगों को इक्वल एक्सेस ना मिल पाए। और गवर्नमेंट का ये काम है, किसी भी सरकार का ये काम है कि लोगों को इक्वल तरीके से वेलफेयर को पहुंचाना, ठीक है, इक्वल तरीके से वेलफेयर को पहुंचाना। सो दैट इज मतलब, और ये कब हो सकता है? जब गवर्नमेंट सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा तो सब तक, क्योंकि गवर्नमेंट का निर्माण ही हुआ है वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, जैसे समझ लो मैंने ना एक रेस्टोरेंट खोल लिया प्राइवेट, ठीक है, मैंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। अभी ना मैं तुमको नहीं घुसने दूंगा उसमें। मैंने डिसाइड किया, मेरी मर्जी ऐसी, मैं मेरे साथ इसका कुछ क्लैश है, मैं इसको नहीं घुसने दूंगा मेरे रेस्टोरेंट में, मेरी मर्जी, ठीक है। इसके इसके ये जिस गांव से या जिस प्रांत से आ रहा है वहां के किसी को भी एंट्री नहीं दूंगा मैं, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया भाई साहब, ठीक है, ये मेरी मर्जी। लेकिन अगर भाई साहब कोई लेट्स से गवर्नमेंट स्कूल है, या लेट्स से बस स्टॉप है, या गवर्नमेंट का ट्रेन है, क्या उसमें ऐसा हो सकता है? नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो भाई साहब कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। एंड गवर्नमेंट, तो यहां पे अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा तो क्लास स्ट्रगल नहीं हो पाएगा। देयर विल बी नो क्लास स्ट्रगल इफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, अदरवाइज देयर विल बी अ क्लास स्ट्रगल, ठीक है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारा अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करे तो। स्टडी ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम, तो यहां पे भाई साहब ट्रांजिशन जो हुए हैं कास्ट सिस्टम में वो स्टडी किया गया है। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और रिपीटेडली आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, क्योंकि आज की तारीख में भी बहुत सारे कंट्रीज इस पे चल रहे हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज विच आर रनिंग ऑन दिस।
राइट शॉर्ट नोट ऑन फेमिनिस्ट हिस्ट्री। तो फेमिनिस्ट हिस्ट्री भाई साहब किसने चालू किया था हमारे इंडिया में? ताराबाई शिंदे। और वैसे इंटरनेशनली कौन थे? साइमन डी बिवेयर। ठीक है। इट इन्वॉल्व राइटिंग अबाउट द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री बाय स्टडिंग एंड कंपाइलिंग द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेन। ताराबाई शिंदे was the foremost among women authors who wrote about women in the 19th century। ठीक है। तुम यहाँ पे ना दो तीन पॉइंट्स भी मेंशन कर दोगे भाई साहब काम बन जाएगा। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन वर रिफ्लेक्टेड थ्रू फेमिनिस्ट लिटरेचर। ठीक है। सो ये आपका भाई साहब हो जाएगा। ओके राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सलबैटन हिस्ट्री। तो 2022 और 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब। द सीड्स ऑफ सलबैटन हिस्ट्री आर सपोज टू बी फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है। सीड्स ऑफ सलबैटन हिस्ट्री आर सपोज टू बी फाउंड ऑन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। The important sources of writing Salbatan histories is the folklore. Thoughts were expressed by Mahatma Jyoti Rao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar, another Indian historian Ranjit Guha. ठीक है। So ये आपके Salbatan history है। देखो इसमें भी भाई साहब रिपीट हुआ है। Salbatan history, the seeds of Salbatan history are supposed to be found in the Marxist historiography. तो Marxist historiography किस चीज पे फोकस करती है? स्ट्रगल ऑफ क्लासेस, इस पे फोकस करती है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री फोकसेस ऑन स्ट्रगल ऑफ क्लासेस। ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री बेसिकली फोकसेस ऑन दिस। द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ राइटिंग सलबैटन हिस्ट्री इज द फोकलोर। फोकलोर मतलब लोकगीत, आपने सुने होंगे। ठीक है। लोकगीत, दैट इज सलबैटन हिस्ट्री। थॉट्स वर एक्सप्रेस्ड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, अनदर इंडियन हिस्टोरियन रंजीत गुहा। ठीक है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले एंड बाबा साहेब अंबेडकर, अनदर हिस्टोरियन रंजीत गुहा। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? Tradition of Indian historiography. Historiography in the ancient period, Harappan seals, artifacts, script, inscriptions, literature, epics, religious texts, travelogues, biographies of kings. Historiography in the medieval period, Ratnagiri, तारीख ये आपके भाई साहब historiography है। Historiography in the modern period, the history of British India, James Mill, ये भाई साहब बकवास आदमी था। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, माउंट स्टुअर्ट, एलिफेंट स्टोन। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मराठास, ग्रैंड डफ। ठीक है। जेम्स मिल ने बहुत बुरी तरह से हिस्ट्री को प्रेजेंट किया है। ठीक है। इट इज नॉट, मतलब जब इन्होंने प्रेजेंट किया तो इट वाज एक्चुअली डन पर्पसली टू शैटर द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियंस। उस टाइम पे इंडियंस भाई साहब फाइट कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को शैटर करने के लिए उन्होंने भाई साहब ऐसा ही लिखा है कि हमारा कोई कल्चर नहीं है, हमारा कोई हेरिटेज नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। कॉलोनियल हिस्ट्री, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ हिस्ट्री। इंडियन हिस्टोग्राफी में भाई साहब केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। ठीक है। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी ये अच्छा है, इसने हमारे कल्चर को, ठीक है। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी ये आपका केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। यहाँ पे मतलब हमको डिमीन किया गया है। ठीक है। जेम्स मिल वगैरह इसमें बिलोंग करते हैं। इन्होंने भाई साहब हमको डिमीन करने की कोशिश की है, हमारे हिस्ट्री के नुक्स को निकाला। देखो किसी भी समाज में और किसी भी सेटअप में आपके नुक्स तो रहेंगे, उन नुक्स को निकाल के अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो वो तो एक बैड तरीका हो गया हिस्ट्री को प्रेजेंट करने का। ठीक है। ये अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बेसिकली हिस्ट्री को सराहा और बोला कि हमारा बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है, जिनको इन्होंने दबा दिया। ठीक है। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी जब भाई साहब इन लोगों ने चालू किया इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करना, बोला कि भाई साहब क्या रिच कल्चरल हेरिटेज है, क्या शिक्षा है। ठीक है। जैसे ट्रांसलेशन ऑफ हितोपदेश by Max Muller. Max Muller is one of the scholars in Sanskrit. आप और हम भाई साहब इस भाषा को नहीं सीख पाए या सीखने की हमने प्रयास भी नहीं किया होगा, लेकिन इन्होंने यहां पर आकर इस भाषा को सीखकर चारों वेदों का अध्ययन किया। ठीक है। फिर जितने भी उपनिषद हैं उनका अध्ययन किया, जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है सबका अध्ययन किया और बोला कि ऐसा कहीं है ही नहीं। ठीक है। He was the one who said that Sanskrit is the mother of all languages. ठीक है। तो एक कोई बाहरी इंसान आकर हमारे देश के संस्कृति के बारे में उतना जान लेता है जितना हम और आप यहाँ पर पैदा होकर भी नहीं जान पाते, और ये विडंबना है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही डिड। एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की जिसके ब्रांचेस अभी बहुत सारे जगहों पे एस्टैब्लिश हुए। पहला हुआ आपका कैलकाटा में, उसके बाद भाई साहब मुंबई, चेन्नई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, दिस वाज बाय डन बाय इंडियंस। ठीक है। तो जब धीरे धीरे इंडियंस शिक्षा प्राप्त करने लगे तो धीरे धीरे वो भी सामने में आने लगे। द राइज ऑफ मराठा पावर बाय जस्टिस रानडे। ठीक है। जस्टिस रानडे 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठा इतिहास साधने एडिटेड बाय वीके राजबड़े। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विनायक सावरकर। ठीक है। ये सारे भाई साहब आपके वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स हो गए। ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके।
हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, तो आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हो गया, देखो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, अ बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी बाय कॉमरेड डांगे, ये इंडियन है, ठीक है। इन्होंने भाई साहब कम्युनिस्ट, और आज की तारीख में भी इंडिया में पार्टीज हैं, आपने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज में, आपने स्टडी किया है क्या क्या पार्टीज हैं, क्या क्या पार्टीज हैं इंडिया में। नहीं नहीं, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट मैंने अभी ये पढ़े हो ना, मार्क्सिस्ट मतलब कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट मतलब हो गया भाई साहब कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मार्क्सिस्ट पार्टी सीपीआई और सीपीआई एम है, आपके दो है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, ठीक है, मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो ये दोनों पार्टीज उन्हीं पे चलते हैं, उनके फंडामेंटल्स पे चलते हैं, ठीक है। ओके, सलबाटन हिस्ट्री, अ बुक गुलामगिरी बाय महात्मा फुले, बुक्स बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हु वेर द शूद्रास द अनटचेबल्स। देन वी हैव फेमिनिस्ट हिस्ट्री, अ बुक स्त्री पुरुष तुलना बाय ताराबाई शिंदे, इस सब पे भाई साहब क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना वाज रिटन बाय ताराबाई शिंदे, अ बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन बाय पंडिता रामाबाई, अ बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एशेज इन सोशल हिस्ट्रीज बाय मीरा कोसाम्बी, a book writing caste, writing gender, reading Dalit women's testimonies by Sharmila Rege, ठीक है। Without writing without embracing a particular ideology done by some historian, तो कुछ ऐसे भी हिस्टोरियंस थे जिन्होंने कोई आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया है, सिर्फ ऐसे ही किसी विधा परिप्रेक्ष्य के उन्होंने हिस्ट्री का जैसे का तैसा लिखा है, जैसा हिस्ट्री वैसा, ठीक है। जैसे स्कूल्स थे, कुछ लोगों ने हिस्ट्री को मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेजेंट किया, कुछ लोगों ने हिस्ट्री को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट किया, कुछ लोगों ने हिस्ट्री को सलबाटन तरीके से प्रेजेंट किया, ठीक है। और कुछ लोगों ने हिस्ट्री को जैसा है वैसे ही प्रेजेंट किया, जैसे भाई साहब आप ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, आप भाई साहब कोई पेंटिंग में जैसा है वैसे आप बना रहे हो, ठीक है, आप किसी पर्पज से उस चीज को नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो विदाउट एम्ब्रेसिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी डन बाय सम हिस्टोरियंस, सर जदुनाथ सरकार, ठीक है, रियासतकार जे जी एस सरदेसाई एक्सेट्रा, रिसेंट हिस्टोरियन वाई डी पाटके, रामचंद्र गुहा एक्सेट्रा, ठीक है। डैश इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, कौन सा हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी, ठीक है। फिलोसफी इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विथ रीजंस, द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एक्सेट्रा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विथ रीजंस, इट इज एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका भाई साहब जुलाई 2022 का क्वेश्चन है और 2023 का भी, 2 मार्क्स का। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड देयर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड देयर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, ठीक है। जहां पे मतलब देखो, अगर हमको टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री जानना है, कहां से कौन सी टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, किस तरह से भाई साहब हमारे समाज में चेंजेस आया, क्या हिस्ट्री को टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना, जानना और समझना चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई साहब, क्योंकि आज से अगर करीबन 25 या 30 साल पहले अगर कोई मुझसे बोलता कि यार तुम खड़े खड़े भाई साहब किसी इंसान को दुबई में वीडियो कॉल कर सकते हो या किसी से आप चैट कर सकते हो, ये सब भाई साहब हमारे लिए नामुमकिन था। लेकिन आज पूरा सेटअप चेंज हो गया है। पहले अगर आप पोस्ट ऑफिस कोई गया है, पोस्ट ऑफिस में ना भाई साहब लाइन लगी रहती थी, लाइन, ठीक है, एक टाइम था। आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस में काम नहीं है लोगों के पास, देयर इज हार्डली एनी वर्क, वहां पे सिर्फ बैंकिंग का काम हो रहा है, एनएससी वगैरह, अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर रहे होंगे, वरना पोस्टल काम तो होता ही नहीं है आज की तारीख में, जरूरत ही नहीं है ना भाई साहब। तो एक पूरा ढांचा आपका बदल गया, द एंटायर सिस्टम चेंज्ड, ठीक है, विद द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी द एंटायर सिस्टम एक्चुअली चेंज्ड। तो क्या इस चेंज को समझना जरूरी है? बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। पहले स्टैम्प्स रिलीज होते थे, ठीक है, जो करंट अफेयर्स हैं उन पे स्टैम्प्स रिलीज होते थे, वो स्टैम्प्स भाई साहब आप पार्सल्स में चिपकाकर पोस्ट में डिलीवरी करते थे। आज की तारीख में भाई साहब इस कुछ है नहीं, ठीक है। आज की तारीख में जो भी आपका डिलीवरी हो रहा है पार्सल्स का हो रहा है, और वो भी लॉजिस्टिक्स, आपके अमेजन वगैरह बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स हैं जो हैंडल कर रहे हैं प्राइवेटली, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का हार्डली कोई इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ओके, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड देयर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा,
to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. 2023 का क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अप्लाइड हिस्ट्री नोन एज पब्लिक हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री का दूसरा नाम भाई साहब कीवर्ड में क्या आ जाएगा? पब्लिक हिस्ट्री. कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स. ठीक है, तो आपका भाई साहब एप्लीकेशन अप्लाइड हिस्ट्री मतलब क्या है? देखो सिंपल इतना तो लिख ही सकते हैं ना, अप्लाइड हिस्ट्री मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री. किस लिए भाई साहब? बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स, अभी के और भविष्य के लिए. समझ में आ रहा है? क्योंकि चेंजेस आने वाले हैं. जैसे अभी पूरा जो वर्ल्ड है वो तैयार हो रहा है एआई रेवोल्यूशन के लिए. ठीक है, चेंज होने वाली है. ठीक है, हो रही है. ठीक है, सो थिंग्स आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग. एआई मोड में आप अपने आप को कितना भाई साहब स्किल सेट में निखार सकते हैं. ठीक है, आप भाई साहब एआई का जमाना आ गया, अभी भी आप भाई साहब हथौड़ी पीट के काम कर रहे हैं, तो देन यू विल नॉट बी फॉलोइंग इन द लीग. ठीक है, सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है. पब्लिक हिस्ट्री कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स. कंटेम्प्रेरी मतलब अभी का और आगे आने वाले समय में. ठीक है, हेल्प टू फाइंड सॉल्यूशंस टू कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेटिंग देम इन सोशल प्लानिंग. तो जितने भी आपके कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, एंड इनकॉर्पोरेटिंग देम इन द सोशल प्लानिंग. Gives opportunities not only to technical experts but also to the common people, enabling them to, ठीक है, gives opportunities. तो ये अपॉर्चुनिटी देता है भाई साहब to technical experts but also to the common people, enabling them to participate in the conservation and preservation of projects. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप. कल्चरल हेरिटेज आपका टेंजिबल हो सकता है भाई साहब, इंटेंजिबल हो सकता है. टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सके, इंटेंजिबल मतलब जिसको आप छू ना सके. टेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा? आर्ट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, आइडल्स, ये सब आपके भाई साहब टेंजिबल हो गए. इंटेंजिबल मतलब लोकगीत, फोकलोर भाई साहब आपका इंटेंजिबल एस्पेक्ट हो गया. नॉलेज, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो आपके भाई साहब जड़ी बूटियों का नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, ओरल ट्रेडिशंस, फोकलोर वगैरह, लोकगीत जो होते हैं. सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. फॉर एग्जाम्पल जो गणपति आप सेलिब्रेट करते हैं वो किसने चालू किया था? सार्वजनिक रूप से जो गणपति सेलिब्रेट होता है, मैं आपके घर में जो गणपति सेलिब्रेट होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं. घर में गणपति को लाना वो अलग बात है, लेकिन ये जो मंडप मत बिठाकर और सार्वजनिक तरीके से आप गणपति को सेलिब्रेट करते हैं, हु स्टार्टेड दिस? इट वाज लोकमान्य तिलक हु स्टार्टेड दिस. ठीक है, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में बहुत जरूरी था कि लोगों को एक साथ लाना, और इंडिया में लोगों को एक साथ लाने के लिए रिलीजन एक बड़ा माध्यम है. ठीक है, तो लोग जुड़ते हैं जब आप कोई धार्मिक काम कर रहे हो, और उस टाइम पे उतने मॉडर्न सोसाइटी के हम थे नहीं, तो जैसे ही लोगों को बुलाया गया, पीपल गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स, ताकि वहां पे हम कन्विंस कर सके कि भाई साहब टाइम आ गया है कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ें और उनको यहां से भगाए. ठीक है, सो दैट्स हाउ द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल स्टार्टेड. तो एक ऐसा फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता था घर के किवाड़ों में, उसको भाई साहब हमने सार्वजनिक बनाया, और इस सार्वजनिक कार्यक्रम के चलते लोग जुड़े. सो दैट्स हाउ वी मॉडिफाइड द हिस्ट्री. ठीक है, सो सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, अलग अलग आर्ट्स हैं आपके, कथकली वगैरह, ठीक है, डांस फॉर्म्स हैं आपके, सिंगिंग फॉर्म्स हैं, ये सब का भाई साहब एक वजूद है. ठीक है, सो ये आपके इंटेंजिबल, जिनको आप छू ना सके, जिनको आप महसूस कर सके, जिनको आप छू ना सके. ठीक है, एंशिएंट साइट्स हो गया भाई साहब जिनको आप छू सकते हैं, तो ये आपके टेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे. आर्टिफैक्ट्स जो आपके आर्ट की चीजें हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, मूर्तियां हो गई, मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखे हुए, पेंटिंग्स, ये सब भाई साहब आपके टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है. ठीक है, कंप्लीट द वर्ल्ड मैप. वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, आपका वर्ल्ड में ये क्या है वैसे? नेचुरल हेरिटेज साइट इन इंडिया. हाँ, लेकिन नेचुरल, ओके, ठीक है. इलाहादेव नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब नेचुरल हैं. मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब नेचुरल साइट्स हैं. ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स भाई साहब आपका एक नेचुरल, देखो ये वर्ल्ड ने, मतलब यूनेस्को ने भाई साहब इनको क्या करार दिया है? नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. नेचुरल हेरिटेज साइट मतलब खुद से जो हुआ है. ठीक है, तो आपका केवलादेव नेशनल पार्क, जैसे आप छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस को एक नेचुरल हेरिटेज नहीं मान सकते, ये मैनमेड हेरिटेज है. ठीक है, लेकिन ये नेशनल पार्क, सुंदरबंस का जो नेशनल पार्क है,
ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये आपका भाई साहब उत्तरांचल में है। ठीक है, सो अदर नेचुरल हेरिटेज साइट्स है जिनका नाम लिखना है आपको। ठीक है, ओके, explain the statements with reason. The list of world heritage sites is announced by यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को बेसिकली यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक बॉडी है जो कल्चरल और हेरिटेज साइट्स का अनाउंसमेंट करता है। वो इन साइट्स पे अपनी टीम को भेजता है, उन लोग भाई साहब देखते हैं कि कितना पुराना है और इसका प्रिजर्वेशन जरूरी है कि नहीं, और फिर उसको वो इंटरनेशनल या ऐसे साइट्स डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ओके, हेरिटेज बेनिफिट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। तो हेरिटेज हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट करता है। ठीक है, कंजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, प्रोमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, ये सब आपके की पॉइंट्स हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब, हेरिटेज बेनिफिट्स आवर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, कंजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, वर्ज ऑफ, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हम इनका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, these sites will become extinct, so hence awareness is needed। ठीक है, और इस अवेयरनेस के लिए यूनेस्को इनको भाई साहब हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करती है। देखो, यूनेस्को जब किसी को हेरिटेज साइट डिक्लेयर करेगी ना, तो वो बड़े प्रॉपर तरीके से करेगी, वहां पे लोग भेजेगी, अपना टीम भेजेगी, देखेगी कितना पुराना है, कितने लोग आते हैं और क्या इसकी संस्कृति है, क्या इसका पूरा ढांचा है, उसके बाद वो बेसिकली एक हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करती है। और इस हेरिटेज साइट के डिक्लेरेशन में जब एक बार कोई साइट लिस्टेड हो जाता है बाय यूनेस्को एज हेरिटेज साइट, ऑब्वियसली इट विल बी अ क्राउड पुलर। लोग उसको देखेंगे, अच्छा यूनेस्को ने हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, हमारा जाना तो बनता है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रैवलर स्पेशली विल लुक एट द हेरिटेज साइट्स व्हिच हैव बीन नेचुरल हेरिटेज साइट्स व्हिच हैव, जिनको जिसमें इंटरेस्ट है, किसी को हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स में इंटरेस्ट है, किसी को नेचुरल हेरिटेज साइट्स में इंटरेस्ट है। फॉरेन ट्रैवलर्स हु लव टू ट्रैवल बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन नेशंस will look at these heritage sites, plan their trips, and when they come to that place, it will be an additional source of income for that particular nation। समझ में आ रहा है? ये हमारे टूरिज्म को वो बूस्ट करेगा। ठीक है, सो इसीलिए हेरिटेज साइट का आइडेंटिफिकेशन और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। 2019 का क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू हेरिटेज प्रोडक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स कैन बी हैंडल्ड विदाउट एनी चेंज। कोई चेंज ना करके भी हम सिर्फ उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट मतलब उसके आसपास के पर्यावरण को हम थोड़ा सा, और जैसे समझ लो ताजमहल है, इतना बड़ा हेरिटेज साइट है, उसके आजू बाजू अगर सब झोपड़पट्टी सब में रहने लगे ऐसे, तो विल, या अगर समझ लो भाई साहब वहां पे हमने भैंस के रखने का जगह बना दिया, अस्तबल बना दिया, ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा? विल पीपल कम? नो। सो सिर्फ ताजमहल को ही प्रिजर्व करना ऐसा नहीं है, बहुत सा बड़ा जो आपका उसके अराउंड जो एरिया है उसको भी स्वच्छ रखना है। ठीक है, दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू। तो इसीलिए हम क्या उस जगह का डेवलपमेंट कर सकते हैं कि भाई वहां पे कोई भी भैंस या गाय का तबेला ना हो। ठीक है, होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गोबर वगैरह ये सब फॉरेनर्स आकर देखेंगे तो चिटक जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दूर रखें हम। ठीक है, आपके उस जगह को स्वच्छ रखें, रोड्स को साफ रखें, इस तरीके का। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट्स कैन बी हैंडल्ड विदाउट एनी चेंज। एक कल ऐसे एक कोई रील देख रहा था मैं, जिसमें फॉरेन कंट्री में कोई एक ऐसे ही एक बंदा किसी को पूछ रहा है, मतलब ऐसे मार्केट में से लोग जा रहे हैं, ऐसे पूछ रहा है वो, विच इज द डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सब लोग इंडिया इंडिया बोले, जबकि वो बोल रहा है कि नो इट इज नॉट इंडिया। कौन सा कंट्री ये नहीं बोल रहा है वो, लेकिन 10 में से 8 लोगों का कंसेप्शन ऑलमोस्ट इंडिया है। एवरीबडी इज सेइंग इंडिया। ये ऐसा क्यों हो गया है? हमारा ऐसा परसेप्शन बन चुका है दैट वी आर द डर्टीएस्ट कंट्री बिकॉज वी हैव नॉट प्रिजर्व्ड आवर थिंग्स वेरी केयरफुली। अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को सामने आकर ये बोलना पड़ता है ना कि स्वच्छता सीखिए, तो वो हमारे लिए हार है। वो भाई साहब डेवलपमेंट की बात करो या क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आने वाले ये सब बात करो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई साहब बाहर शौच ना करें। इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़े तो वो हमारे लिए हार है। हमको ये मालूम ही नहीं है कि ये सब क्रियाएं कहाँ होती हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे मुंह पे तमाचा है एक्चुअली। डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट्स कैन बी हैंडल्ड विदाउट एनी चेंज। सर्वे लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ पीपल एंड देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो आपके लोकल सोशल स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी ऑफ पीपल, ठीक है, एंड देयर एक्सपेक्टेशन। जनरली आप देखोगे ना, जहां पे कोई नेचुरल हेरिटेज साइट रहेगा, वहां पे जो लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं ना, वो चाहेंगे कि वो प्रिजर्व रहे।
क्योंकि उनसे उनको इनकम है। प्रॉब्लम होता है जब नए लोग आ जाते हैं वहां पे रहने के लिए, उनके लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए खुद का घर और खुद का जो वो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देयर इज अ क्लैश। ठीक है, आप देखोगे अक्सर जो लोग वहां पे सदियों से रह रहे हैं ना, उन वो प्रिजर्व करेंगे उस चीज को, लेकिन क्लैश होता है जब नए लोग वहां पे आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए साइकोलॉजी ऑफ पीपल ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि लोग भाई साहब क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तुम कितनी भी कानून ला लो, ठीक है, एक एरिया के बारे में तुम कितने भी कानून ला लो, प्रॉब्लम यह है कि जब तक तुमको वहां के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक तुम उस कानून को लागू नहीं कर पाओगे। तुम कितना आर्मी और कितना भाई साहब पुलिस फोर्स उतारोगे कानून को लागू करने के लिए। समझ लो वेस्टर्न घाट से यहाँ पे भाई साहब नेचुरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, यहाँ पे भाई साहब आप डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे भाई साहब आप घर नहीं बना सकते, आप भाई साहब इन फॉरेस्ट एरियाज पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई छुप छुप के कर रहा है तो आप कितनी ही बार जंगलों में जाकर घुस घुस कर देखेंगे, आपके पास इतना टाइम है, आप बॉर्डर संभालोगे या ये संभालोगे? समझ में आ रहा है ये? तो ये सब लोकल लोग ही कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोकल लोग जो है वो गवर्नमेंट के साइड में रहें और उनको ये चीज समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे प्रिजर्व देयर ओन। ओके, प्रॉपर प्रिकॉशंस, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। सो लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन इन सब प्रोजेक्ट्स में बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। 2022, हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विथ आवर प्रेजेंट, concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. We intend to know more people about the we intend to know more about the history of relics as they represent the creative thoughts and traditions of our ancestors. ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका, our origin is linked with history. हम कहां से आ रहे हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, इससे हम कनेक्ट हो पाते हैं और ये हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व एंड कंजर्व both the visible and invisible relics of our belief. ठीक है, complete the following map by some tangible cultural heritage sites, ancient sites, sculptures, artifacts and manuscripts. ठीक है, ये आपके tangible cultural heritage हैं, ancient sites, sculptures, manuscripts and artifacts. ठीक है, other tangible cultural heritage, buildings and paintings, ये सब भाई साहब आपके लिए क्लियर है भाई साहब? Are we clear on this one people? Okay. The National Archives, yeah. The National Archives of India is in Delhi. The earliest museum in the world was discovered in the excavations at the city of Ur. Okay? This was basically Ur. Suggest at least 6 solutions for preservations of sources of history. क्या 6 solutions होंगे बताइए? ठीक है, डेवलप द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। पहला मेन काम है कि भाई साहब वहां पे जो लोग रहते हैं उनका प्रॉपर्टी है ये, ऐसा विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व रखें, क्योंकि अगर आप उसको प्रिजर्व रखेंगे प्रॉपर तरीके से तो लोग आएंगे और इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके रीजन की आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, डेवलप द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, develop the sense of belongingness towards the various art forms, traditions, etc. created by our ancestors. While visiting any historical site, one should abide by the rules and regulations. ठीक है, एक set of rules and regulations होना चाहिए so that people abide by it. Collect and preserve oral sources. जो oral sources है आपके, जो मतलब जैसे शिवाजी के पवाड़ास हो गए, ठीक है, ये oral sources हैं, इनको preserve करना बहुत जरूरी है। ठीक है, reprint written sources for research in future with the help of new technology, recover certain photographs or audio video to organize heritage walks. ठीक है, तो heritage walks वगैरह, अगर आप heritage walks मतलब समझते हैं क्या? नहीं, हेरिटेज वॉक्स मतलब क्या होता है? आपने वो देखा है कभी कभी अमिताभ बच्चन का एक एडवर्टाइजमेंट आता है, गुजरात आइए, फिर आपका मतलब अलग अलग जगहों से एक एडवर्टाइजमेंट आता है, ये हेरिटेज वॉक है। मतलब ये आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, कोई एक आपने वीडियो बना दिया, एक हेरिटेज वॉक, ठीक है, ये आपके भाई साहब धरोहर है, यहाँ पे इतने लोग आते हैं, यहाँ पे इतनी चीजें हैं देखने लायक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेरिटेज वॉक, एक एडवर्टाइजिंग जिसको अपन बोलते हैं, ये गवर्नमेंट जनरली करती है। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज हेरिटेज वॉक्स with the help of new technology recover certain photographs और ऑडियो वीडियो। ठीक है, आज की तारीख में ये बहुत ज्यादा चलता है,
तो इस चीज को हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। ऑडियो वीडियो का संकलन करके हम भाई साहब नए टेक्नोलॉजी की मदद से इसको हम पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके, अप्लाइड हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री, इसका मीनिंग क्या है? इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। It is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and the future times, ठीक है। Usage of the methods of history help in conducting research in the fields of philosophy, science, technology, industry, commerce, management, studies, arts and humanities, affiliated professional fields, museums and archives, preservation and conservation of historical sites, tourism and hospitality, entertainment and mass media. Importance in the present, it becomes important to preserve and conserve the heritage for future, for our benefit as well as for the benefit of future generations, ठीक है। तो ये आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइप्स ऑफ हेरिटेज, एक हो गया आपका कल्चरल हेरिटेज, दूसरा हो गया आपका नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, टैंजिबल, इनटैंजिबल। नेचुरल हेरिटेज, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो टैंजिबल में क्या क्या आ जाएंगे भाई साहब? एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स। इनटैंजिबल में ओरल ट्रेडिशंस, ट्रेडिशनल नॉलेज, सोशल कस्टम्स, ठीक है, स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, गाना और आपका जितने भी आपके डांस फॉर्म्स हैं, कम्युनिटीज, ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड स्किल्स। आपके पास अब नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या आ जाएंगे? फौना, फ्लोरा, इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज क्रूशियल फॉर sustaining the flora and fauna of a particular region. मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, एक होगा भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल गवर्नमेंट लेवल पे और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को अनाउंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। नेशनल गवर्नमेंट लेवल पे मैनेज बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया इंटैक्ट, ठीक है। कल हम भाई साहब इसको करेंगे, ठीक है। व्हाट वी डिड टुडे वाज दीस 3 चैप्टर्स, ठीक है। सो ये 3 चैप्टर्स पे अपन ने पीवाईक्यूज किए हैं। कल हमारा भाई साहब पीवाईक्यूज इनको टारगेट करके होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।